पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ये काफी बार क्वेश्चन मैं लेक्चर में पढ़ा भी चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिख लेना नेपाल। दूसरा है, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ये भी लेक्चरों में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या होती है? तो भूमि। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहते हैं? नर्मदा को। ये भी पढ़ चुके हो आप। रूस में अक्टूबर की क्रांति किस सन में हुई थी? 1977। क्वेश्चन मैंने जो आपको दिखाया उसी के आंसर है। नेल्सन मंडेला नेता थे कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के लोगों की मान्यता के अनुसार उन्हें जमीन ने दी थी, किसको, किसने दी थी? तो धरती माँ ने दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया, कितने? 543। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला है कि SEBC का पूरा नाम क्या है? तो इसको पढ़ लेना। पूरा नाम इंग्लिश में कहते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में विभाजित है, कितने क्षेत्रों में? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और इसको एक्सप्लेन मैंने पिछले लेक्चर में कर दिया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? आप कमेंट्स कर देना। अगला है कि निर्धनता रेखा का मापन संगठन द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन जो हो गए हैं, ये आप शुरू के 6 जो है ये वस्तुनिष्ठ हो गए हैं। अब हम देखते हैं इनको। 6 और 6 12 हो गए, ये वस्तुनिष्ठ हो गए, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ठीक है, अब मैच द कॉलम में आ जाओ। नाजी पार्टी से संबंधित कौन थे? हिटलर। अगला, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मनरेगा किस सन में शुरू हुई? 2005 में। और अब्राहम लिंकन कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो याद रखना, अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 5 की पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा होता है? महेंद्र गिरी। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। और अगला क्वेश्चन है कि लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी जो नदी है, लूनी जो है मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। तो बिल्कुल सही है, ये राजस्थान में पाई जाती है। और ये नदी जो है ना, इसकी एक विशेषता है कि कुछ दूर तक ये दिखती है, इसके बाद लुप्त हो जाती है। इसके बाद कई किलोमीटर बाद दिखती है ये नदी, पता नहीं चलता कि कहाँ गई। अगला है, दक्षिण के पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्य सत्य बता रहा हूँ। टॉप 6। अगला है कि मई 1940 में जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था। बिल्कुल असत्य है, जर्मनी ने मई 1945 में समर्पण किया था, ना कि 40 में। ठीक है। अगला, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता नहीं करती है। तो ये भी असत्य है, जनता करती है, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए चलाया गया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात बताओ, सबको दिख रहा है ना? जल्दी कमेंट करो। क्या और जूम करना पड़ेगा? आपको जूम करने के लिए स्क्रीन को, अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम कर लेना है, साफ साफ दिखने लगेगा। और वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, दिख रहा ना? अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन 1804 में फांसी पर चढ़ गया था। बिल्कुल ही गलत है। 1896 में नेपोलियन फांसी पर नहीं चढ़ा था, वो फ्रांस का सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन, गिलोटिन क्या था? ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब जो ये क्वेश्चन है, ये एक वाक्य एक शब्द के आंसर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा तो अच्छी बात है। गिलोटिन सिरधड़ से अलग करने वाली 2 खंभों के बीच लटकती आरी वाली एक मशीन थी। ठीक है। अगला है, संविधान सभा किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट के जाना कि जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो किसी देश का संविधान लिखने या बनाने का कार्य करती है। अगला है, मतदाता सूची क्या है? इसको याद कर लेना। मतदान की योग्यता रखने वाले पात्र व्यक्तियों की आधिकारिक सूची को मतदाता सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है? यह है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, यही एक क्षेत्र से क्वेश्चन आएगा एक ठो। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो 1939 से 1945 तक। नेक्स्ट,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये 1 अप्रैल 1999 में। अब आते हैं दो दो अंक क्वेश्चनों को। इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना कि भारत के 3 ओर के विस्तृत जल राशियों के नाम। पहला, ठीक है, पहला कौन सा है? पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। क्या बोला है? तीनों ओर की विस्तृत जल राशि, यानी 3 समुद्री क्षेत्र है ना, 3 क्षेत्र में भारत के, जैसे भारत का नक्शा हो जाएगा 3 क्षेत्र में, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। इनके नाम बताना था। बंगाल की खाड़ी आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, हिंद महासागर यहाँ, और ये क्या हो जाएगा आपका? अरब सागर, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, विश्व में भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? तो क्या कहते हैं उसको? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान या आर्यवर्त। अगला, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको बताना है। तो पहला है महान या आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। ये सबसे उत्तरी भाग में है, ऊपर की ओर। भारत का नक्शा आप बनाओगे ना, ऊपरी हिस्से पे है। हिमाचल या मध्य हिमालय, यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और बाहरी हिमालय या शिवालिक, यह एक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों का वर्णन किया गया है। जैसे मान लो हिमालय इतना बड़ा होता है तो तीनों भागों का वर्णन। अगला, भारत के प्रमुख भू आकृत विभागों कौन कौन से, उनको बताना है। कौन से हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल या तटीय मैदान, या द्वीप समूह, जिसे क्या कहते हैं? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय मरुस्थल में कौन आता है? भारत का मरुस्थल थार का मरुस्थल कहाँ पे है? ये राजस्थान में। ये भी याद कर लेना, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना कि प्रायद्वीप पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में 2 अंतर बताना है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में पहला अंतर यह है कि ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बस इतना लिख देना। ये लिखोगे या ना लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अगला, ये नदियां अरब सागर में गिरती, जैसे नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। दूसरा अंतर कि ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जस्ट अपोजिट लिखने हैं, उल्टा, कि ये नदियां डेल्टा का नहीं बनाती हैं बल्कि ज्वार नद मुख बनाती हैं। बस कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, हिमालय प्रायद्वीप नदियों में 2 अंतर बताना है। तो हिमालय नदियों की विशेषता क्या है कि ये नदियां 12 मासी होती हैं, क्योंकि इन्हें वर्षा के साथ साथ बर्फ पिघलने से भी पानी मिलता है। और इसमें लिखिए कि ये नदियां मौसमी होती हैं और मुख्य रूप से केवल वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। दूसरा, ये नदियां बहुत लंबी होती है और पहाड़ों को काटकर गहरे गार्ज या घाटी का निर्माण बनाती है। तो एक चीज लिखना, या कि गार्ज लिखना है या घाटी, और इनमें कि इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है और इनकी घाटियां उथली होती हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोपेगेंडा क्या है? ये पढ़ के जाना। प्रोपेगेंडा एक प्रचार है, किसी विशेष विचारधारा, मत या सिद्धांत को फैलाने के लिए किया जाने वाला एक तरफा संचार है। इसमें लोगों के विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए पोस्टरों, फिल्मों, भाषणों या रेडियो जैसे माध्यमों का सहारा लेकर जानबूझकर भ्रामक या बढ़ा चढ़ाकर जानकारी साझा की जाती है, जैसे नाजी जर्मन हिटलर द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला, युंग फोक क्या है? तो नाजी जर्मनी में 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के लिए एक नाजी युवा संगठन युंग फोक कहा जाता था। इसमें 10 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता था और उन्हें नाजी विचारधारा, राष्ट्रवाद और हिटलर के प्रति वफादारी की शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन ये पढ़ लेना कि स्लीपर क्या है, या स्लीपर का अर्थ क्या होता है। वन इतिहास और रेलवे के संदर्भ में स्लीपर लकड़ी और क्षैतिज तख्तों होते हैं, जिन्हें रेलवे की पटरियों के नीचे बिछाया जाता है, उसे स्लीपर बोलते हैं। जो रेलवे की जो पटरियां होती है उसके नीचे ये तख्ते पटरियों को अपने स्थान पर मजबूती से रोके रखने और ट्रेन के भार को संभालने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेना ये कि वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं। तो इसको समझ लो कि वन प्रबंधन की वह प्रणाली जिसमें प्राकृतिक वनों की विभिन्न प्रकार के पेड़ों की प्रजातियों को काटकर उनके स्थान पर योजनाबद्ध तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जो पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं, उसके स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़ उगाए जाते हैं, ठीक ना, सीधी कतारों में लगाए जाते हैं। ऐसे जैसे पेड़ एक लगा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इनको काट के सीधे एक रूप में लगाने को, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक वानिकी। इसका मुख्य उद्देश्य वन विभाग द्वारा लकड़ी का व्यावसायिक उत्पादन और नियंत्रण करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी भी देश की लोकतंत्र
में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? तो याद रखना, पहला कंडीशन कि यह नागरिकों को अपनी सरकार चुनने और बदलने का अधिकार देता है। दूसरा याद कर लेना कि यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये पढ़ के जाना कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, एक बार इसको पढ़ लो। लोकतंत्र शब्द ग्रीक भाषा के डेमोक्रेशिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। यह शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। इसका रिवीजन कर लो। संविधान नियमों, कानूनों, सिद्धांतों को वह लिखित संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश की सरकार का संचालन किया जाता है और देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। नेक्स्ट, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, इसको पढ़ लो। प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक परिचय या भूमिका होती है। इसमें संविधान के मुख्य उद्देश्यों, आदर्शों, मूल्य और बुनियादी दर्शन का संक्षेप में विवरण दिया जाता है। इसे संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहते हैं, तो याद करके जाना, प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? दो कारण बताना है। पहला, संसाधनों की भारी मांग हो जाती है और दूसरा होता है भस्म करो भागो नीति। जैसे दुश्मन सेना के हाथ कीमती संसाधन ना लगे, इसलिए जंगलों और आरा मिलों को जानबूझकर जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। और ये भारी संसाधनों की भारी मांग में युद्ध की जरूरतों जैसे जहाज, रेलवे ट्रैक, बंकर बनाने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जाती है। एक क्वेश्चन ये है कि वन में होने वाले कोई दो लाभ आपको बताने हैं। पहला क्या है, ऑक्सीजन और पर्यावरण संतुलन रहता है, और दूसरा है कि आर्थिक लाभ आपको मिलता है। वनों से हमें इमरती लकड़ी मिलती है, ईंधन, गोद, लाख और विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। कार्यशील पूंजी को परिभाषित करना है, जिसे कहते हैं, इसको देख लें कि उत्पादन क्रिया के दौरान कच्चे माल या नगद पैसों की आवश्यकता होती है, उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। यह पूंजी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समाप्त या उपयोग की जाती है, जैसे बुनकर के लिए सूत या किसान के लिए बीज। ठीक है। नेक्स्ट, बहुविध फसल क्या है? ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अब समझ लो कि एक वर्ष में एक ही भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल पैदा करने की तकनीक या पद्धति बहुविध फसल कहलाती है। ठीक है। और ये एक भूमि के एक टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का सबसे आम तरीका है। नेक्स्ट, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है। कई बार बोल रहा हूँ, पालनपुर वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मेन क्वेश्चन आएगा, पढ़ के जाना। पालनपुर में दो गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? पहली है डेयरी और दूसरी है लघु स्तरीय विनिर्माण। डेयरी में क्या होता है, पशुपालन और दूध बेचना, और लघु स्तरीय विनिर्माण में गन्ने से गुड़ बनाना या दुकानदारी, परिवहन करना। ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कारकों कौन कौन से हैं? तो पहला याद कर लेना भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा मानव। बस कंप्लीट। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के दो अंतर बताने। पहला क्या, ये क्रियाएं धन के उद्देश्य से की जाती हैं, ये आर्थिक क्रिया। आर्थिक मतलब धन, दौलत। और गैर आर्थिक मतलब जिसमें धन दौलत से मतलब नहीं, इसमें क्या होता है, आत्मसंतुष्टि, प्रेम, सामाजिक कर्तव्य के लिए की जाती है। ठीक है। दूसरा है कि इनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जैसे नौकरी करना, दुकानदारी करना, इससे पैसे आएंगे तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि। और इनसे क्या होता है, इनसे राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि नहीं होती। माँ द्वारा घर पर खाना बनाने से कौन सा फल होने वाला है राष्ट्र को कोई फल नहीं होता। ठीक है। ये गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक मतलब धन दौलत और गैर आर्थिक मतलब धन दौलत का न होना। अब देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में दो अंतर। पहला है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है, और इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का विनिर्माण यानी कारखानों द्वारा नए रूपों में बदलाव किया जाता है। दूसरा है कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी, ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, कपड़ा बनाना, चीनी उद्योग, भवन निर्माण। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बोला था, पढ़ लेना। मनरेगा का उद्देश्य आज भी पढ़ के जाओ। पहला है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी योजना प्रोवाइड कराना। और दूसरा है ग्रामीण इलाकों में सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सूखा, वनों कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। और पलायन को रोकना, यानी पलायन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। निर्धनता से क्या आता है, इसको पढ़ लो। निर्धनता जीवन की वह स्थिति या दशा है जिसमें किसी व्यक्ति के पास जीवन जीने के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, साफ पेयजल, स्वास्थ्य
सुविधाएं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन या साधन नहीं होते, उनको निर्धनता कहते हैं। अगला, इस टॉपिक से क्वेश्चन फिर से आएगा, फ्रांस में 14 जुलाई का महत्व क्या है? 3 बिंदुओं को लिखना है। तो पहला लिख लेना बस्तीन के किले का पतन, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, और तीसरा राष्ट्रीय दिवस। बस इतने टॉपिक लिखना, आंसर इतना लिख दोगे ना, इसके अंदर अपने से मिला करके लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। जैसे राष्ट्रीय दिवस, इस ऐतिहासिक घटना की याद में आज भी हर साल 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, उसको रट लेना, ठीक है। अगला, अगर ये क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन के उद्देश्य उदय को 3 बिंदुओं में स्पष्ट करो, तो पहला लिख देना कि डायरेक्टरी की राजनीतिक स्थिरता, दूसरा सैनिक सफलताएं, और तीसरा स्वयं को सम्राट घोषित करना। तो इसमें देखो, एक कुशल और महत्वाकांक्षी सेनापति के रूप में नेपोलियन ने कई विदेशी युद्धों में शानदार जीत हासिल की, जिससे फ्रांस की जनता में उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। तो आपको सिर्फ टॉपिक याद करना है, ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन आया कि मौसम और जलवायु में अंतर बता दो, तब क्या करना? तो पहला लिखना है यह किसी स्थान के वायुमंडल के अल्पकालिक समय की अवस्था को दर्शाता है, और इसमें लिखना है यह किसी बड़े क्षेत्र में लंबे समय जैसे 30 वर्षों से अधिक, ये जलवायु कहलाती है, मौसम की औसत व्यवस्था को दर्शाता है। दूसरा, कि मौसम एक ही दिन में कई बार बदल सकता है, और ये जलवायु लंबे समय तक स्थिर रहती है। मौसम बदलता रहता है, जैसे देखो सुबह धूप होगी तो दोपहर में बारिश हो सकती है, ठीक है, लेकिन जलवायु में ऐसा नहीं होता है, इसमें बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है। तीसरा, कि यह छोटे क्षेत्र या सीमित स्थान के लिए होता है मौसम, और यह एक बहुत बड़े भूभाग या पूरे देश के लिए होता है। जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो पूरे देश में आता है। अगर मान लो ये क्वेश्चन है कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा है, उनकी 3 विशेषताएं, तो ये देखो, पहला अनिश्चितता और असमानता, दूसरा समय की समीपता, और तीसरा कृषि का आधार। जैसे भारत की कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर रहती है, और सही समय पर अच्छी बारिश फसलों के जीवन दान है, जबकि देरी या कमी से अकाल की स्थिति बन जाती है। जैसे धान लगाना है, टाइम पर अगर बारिश हुई तो काम बन जाएगा, नहीं हुई तो फिर गए काम से, फिर धान सूख जाएगी। अगला है, अगर ये क्वेश्चन आया कि भारतीय चुनाव आयोग के सामने मुख्य चुनौतियां क्या होती हैं, कोई 3 चुनौतियां बताना है, तो पहला लिख देना धन बल का अत्यधिक उपयोग, दूसरा बाहुबल और आपराधिक पृष्ठभूमि, और तीसरा वंशवाद और अंदरूनी लोकतंत्र की कमी। इन सभी को लिख लेना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीर उम्मीदवार और बड़ी राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, इसको बोलते हैं धन बल का अत्यधिक उपयोग, जिससे गरीब उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं मिलता। दूसरा क्या है, कई बार चुनाव आपराधिक छवि वाले लोग डरा धमकाकर टिकट पा लेते हैं और बहुमत के दम पर चुनाव को प्रभावित करते हैं। तीसरा, वंशवाद, मतलब राजनीतिक दलों द्वारा आम कार्यकर्ताओं के बजाय अपने ही परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को टिकट देने की प्रवृत्ति सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आया कि चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती, कोई 3 बिंदु लिखिए। तो पहला लिख लेना, प्रलोभन या डराना नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, जाति या धर्म का दुरुपयोग ना करें, और तीसरा, सरकारी संसाधनों का उपयोग। एक क्वेश्चन ये रूसी क्रांति से आना ही आना है, इसके कारण 4 कारणों का वर्णन करना है। पहले, जार की निरंकुशता, दूसरे किसानों की दयनीय स्थिति, तीसरे मजदूरों का शोषण, और चौथा क्या, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। अगर मान लीजिए ये आया कि बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के बाद किए गए 4 परिवर्तन कौन थे, तो लिख देना बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, दूसरा भूमि का पुनर्वितरण हुआ था, और तीसरा पुरानी पदविधियों पर रोक लगाया गया था, चौथा था कि शांति समझौता हुआ था। बस इतने लिख देना, ठीक है। अगला, अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद से क्वेश्चन आना ही है, उसके 4 कार्य लिखने हैं। तो पहले लिख देना कानून बनाती है भारतीय संसद, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, उसको रिपीट कर लो आप। दूसरा लिख देना कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, तीसरा लिख देना कि वित्तीय नियंत्रण करती है, और चौथा संविधान में संशोधन करती है। इतना लिख देना, अगर इसके अंतर्गत याद हो जाए तो ठीक है सिंपल सा। जैसे कानून बनाना, तो इसमें लिख देना कि संसद देश के लिए कानून बनाना, पुराने कानून का संशोधन करना, उन्हें समाप्त करने का कार्य करती है। दूसरा, नियंत्रण करना, तो संसद विभिन्न माध्यमों से प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद पर काम पर नजर रखती है और उन्हें जवाबदेही बनाती है। चौथा, कि सरकार देश के बजट और टैक्स से जुड़े फैसले संसद की मंजूरी के बिना नहीं ले सकती, और धन के खर्च पर संसद को नियंत्रित करती है। और लास्ट है कि देश की बदलती जरूरतों के अनुसार संविधान के किसी हिस्से में बदलाव या संशोधन की शक्ति किसके पास होती है, संसद। हो सकता है कि आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक आए कि कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आप रट के जाना कि संसद के द्वारा, ठीक है।
अगला, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के 4 कार्य आए, उसके वर्णन करना है, तो पहला लिख देना कार्यपालिका संबंधी कार्य करता है राष्ट्रपति, दूसरा विधायी कार्य करता है, तीसरा सैन्य शक्तियों वाले कार्य करता है, और चौथा आपातकालीन शक्तियां। सैन्य शक्ति मतलब राष्ट्रपति भारत की 3 सेनाओं जैसे जल सेना, नौसेना और वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अब देखो, आपातकालीन शक्ति जैसे देश पर संकट आ जाए, जैसे युद्ध या वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति को पूरे देश में आपातकाल लागू करने का विशेष अधिकार होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं पढ़ के गए तो फिर गए काम से। कि भारत के मानचित्र पर लक्षद्वीप, सांवर झील, कर्क रेखा, गोदावरी को रिप्रेजेंट करो, रट लेना, कंफर्म में आना है। ठीक है, पिछले लेक्चर में 2 मैप बताया था, 2 इसके बता दिया। और यह कि अथवा में ये कि हिमालय पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, महानदी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये बताओ कि कहाँ पे है। ये आपका ये मैप हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो इसमें आपको लोकेट करना है कि हिमालय पर्वत कहाँ है। तो यहां से देख लो, हिमालय पर्वत यहाँ पे है, दिख रहा है ना। ये आप देख लो इसके आंसर को। हिमालय पर्वत को लोकेशन यहाँ दिखा देना, भारत के ऊपरी हिस्से पे। ठीक है, सांवर झील यहाँ पे है, ये दिख रही है, तो आपको अपने मैप में इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 1 मिनट। हम्म ये क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो ये मैप रहेगा, इसमें हिमालय आप यहाँ दिखा देना। ठीक है, हिमालय ऐसे करके, सांवर झील अंदर दिखा देना यहाँ पे, फिर कर्क रेखा बीचों बीच गुजरनी है, बीचों बीच ऐसे करके। ठीक है, मैपिंग में आप ऐसे करके कर्क रेखा गुजार देना और लिख देना कर्क रेखा। ये कर्क रेखा थोड़ा नीचे छोटा नागपुर है। ठीक है, यहाँ दिखा देना छोटा नागपुर, ऐसे लोग के ऐसे थोड़ा पॉइंट बना देना। फिर छोटा नागपुर के थोड़ा सा नीचे महानदी है। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ पे गोदावरी दिखा देना, अरब सागर यहाँ दिखा देना, ये अरब सागर है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ दिखा देना, बंगाल की खाड़ी दिखा देना, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी दिखा देना। ठीक है, बस काम हो जाएगा आपका। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब तभी बनेगा, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन हुए कंप्लीट। चलिए मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।